पार्ट 3 क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना? क्या नाम है पाठ का? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना? कोई दिक्कत? इंग्लिश में इसको कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, देखो नाम से पता चल रहा है कि दो चर चर अभी हम लोग जान गए हैं कि क्या होता है। ठीक है ना? वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले रैखिक समीकरण को समझते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण, ठीक है ना? समीकरण का सीधा सीधा मतलब होता है कि जिसमें आरएचएस और एलएचएस का मामला होता है। दो पक्ष होते हैं, एक दायां पक्ष और एक, ठीक है ना, दो पक्ष होते हैं और उसी को यानी उसमें दो अज्ञात राशियां होती हैं। ठीक है, जब सीधे सीधे एक पक्षों का मामला आता है तो उसको समीकरण कहते हैं। ठीक है ना? जैसे मान लो लिख दें कि 3x + y = 5। ठीक है ना? इसमें देखो एक पक्ष क्या है, एलएचएस है, एक पक्ष क्या है, आरएचएस है। दो पक्ष हैं और दो पक्षों में से एक पक्ष का यदि हमें एक्स और वाई के मान रख दें तो फिर 5 आ सकता है। ठीक है ना? तो इसमें ये बन गया क्या, समीकरण। ठीक है ना? रैखिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें उसके घातों की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। कक्षा 9 में भी हम लोग पढ़े रहे होंगे कि जिसमें घातों की संख्या एक होती है उसको रैखिक समीकरण रैखिक कहते हैं। ठीक है ना? तो घातों की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। और अब देखो ये तो रैखिक समीकरण हो गया, लेकिन इसमें दो अज्ञात राशियां हैं। दो अज्ञात राशियां मतलब कि एक एक्स है और दूसरा, अज्ञात का मतलब होता है चर, जिसका मान हमको पता नहीं है उसको अज्ञात राशियां यानी कि चर कहते हैं। जो चर होता है वो क्या होता है, एक्स वाई जेड एबीसीडी के रूप में होता है। इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि जो अज्ञात राशियां हैं। ठीक है ना? इसमें कितनी अज्ञात राशियां हैं, दो, एक एक्स और एक वाई। ठीक है ना? यदि हमें एक्स और वाई का मान पता चल जाएगा तो हम और क्या रखें कि 5 आ जाए, ऐसा कुछ रखना पड़ेगा। समीकरण का मतलब कि x और y के कुछ मान ऐसे रखें कि बराबर में कितना आना चाहिए, ठीक है ना, 5 आना चाहिए। तो इसमें अब कितने मान संभव हो सकते हैं, तो बहुत सारे मान हो सकते हैं। देखो अभी ये क्या है, युग्म नहीं है, अभी सिर्फ क्या है, रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण यानी एक समीकरण। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी जब दो तो समीकरण आ जाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो बन गया क्या, युग्म। अभी एक है सिंगल समीकरण है। तो सिंगल समीकरण कक्षा 9 में पढ़े थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम इसके अनंत मान रख सकते हैं। अभी इसके कितने मान हो सकते हैं, अनंत, कितने मान हो सकते हैं, अनंत मान हो सकते हैं। ठीक है ना? कैसे, देखो क्या क्या रख सकते हैं, कुछ रख के देख लें। जैसे हम मान लो बाई का एक्स का मान 1 रख दें और बाई का मान 2 रख दें, तो कितना होगा, 3 × 1 प्लस बाई का मान 2। तो 3 × 1 = 3 प्लस 2 बराबर कितना आ गया, 5। आया 5 की नहीं आया? ऐसे बहुत सारे मान रख सकते हैं। तो बहुत सारे मान कैसे रखेंगे, जैसे अब देखो एक तरीका बना लेते हैं कि हम एक्स का मान रखेंगे तो बाई का मान अपने आप आ जाएगा। ठीक है? तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख ले 5, 3x को बराबर के उधर ले जाएं और जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये कितना हो गया, 5 - 3x। अब यहाँ से हम x का मान रखेंगे, y का मान आ जाएगा। तो जितना रखते जाएंगे, एक रख लेंगे तो कितना आ जाएगा, मान लो x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 2 आ जाएगा। x का मान 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, y का मान -1 आ जाएगा। ठीक है ना? ऐसे करके 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, अनंत मान रख सकते हैं। ठीक है? कितने मान रख सकते हैं, तब जब एक समीकरण होगी, ठीक है ना, वो भी रैखिक समीकरण होगा, यानी उसके घातों की संख्या एक ही होगी। ठीक है ना? देखो रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप था हम लोग पढ़े थे कि ये इस फॉर्मेट में लिखा होता है, a1x + b1y + c1 = 0। a1x + b1y + c1 = 0, यानी इसमें x और y जो है क्या है, चर हैं, c जो है कांस्टेंट है और a और b जो क्या है,
मान होंगे, कुछ ना कुछ संख्यात्मक मान होंगे, यानी कि 1 2 3 0 कुछ भी, माइनस के भी कुछ भी हो सकता है। तो ए और बी संख्यात्मक मान होंगे, एक्स और वाई जो है वो चर होंगे, और सी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि अचर पद है। ठीक है ना। अब देखो, हम कैसे कहेंगे कि ये कौन सा रैखिक समीकरण है, पहचानेंगे कैसे? ठीक है, जैसे मान लो हम लिख दिए कि 3xy प्लस 6 बराबर 0। अब ये बताओ, क्या ये रैखिक समीकरण है? क्या है ये रैखिक समीकरण? नहीं है। तो नहीं है तो क्यों नहीं है? देखो, इसमें दो शर्तें होती हैं, क्या क्या? पहली शर्त तो घात एक होनी चाहिए। घात कितनी होनी चाहिए? एक होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि जो अज्ञात राशियां हैं, जो चर हैं, वो गुणे में नहीं होनी चाहिए, गुणा में। ठीक है ना। तो ये देखो, एक्स और वाई तो है क्या, अज्ञात तो है, लेकिन है किसमें? गुणे में है। तो दो कंडीशन इसमें लगती है कि घात एक होनी चाहिए। अब देखो, हम लोग पढ़े थे घात वाला नियम कि गुणे में घात जुड़ जाती है। तो इसकी घात एक, वाई की घात एक मान लो। अभी तो एक्स वाई और अलग अलग है, एक्स का भी मान दो आ गया और वाई का भी मान दो आ गया। तो फिर क्या हो जाएगा, ये तो घात जुड़ के दो हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? तो घात जुड़ जाएगा। तो इसलिए एक्स का मान क्या होना चाहिए, सॉरी, ये जो है एक्स और वाई गुणा में नहीं होनी चाहिए, और घात कितनी होनी चाहिए? एक। तभी वो क्या होगा, रैखिक समीकरण होगा। यदि ऐसा हो गया तो फिर रैखिक समीकरण नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे कुछ भी लिख लें एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, क्या ये रैखिक समीकरण है? कह सकते हैं है। ठीक है ना। जेड जो होगा कांस्टेंट में हो जाएगा, बराबर को उधर चला जाएगा। ठीक है ना। एक्स वाई और जो क्या हो गए, ये चर हो गए। ठीक है ना। तो ये इसका कुछ ना कुछ मान हो जाएगा। इस प्रकार से ये रैखिक समीकरण बन गया। 3x प्लस 4y बराबर 0, ये भी रैखिक समीकरण है। घात में एक है, गुणे में भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें रैखिक समीकरण को समझने में? समझ में आ गया क्या होता है रैखिक समीकरण? ठीक है ना। अब इसके बाद दो रैखिक समीकरण हो गया। अब इसके बाद दो चर। दो चर तो वही दो अज्ञात राशियां जो होती हैं वो दो चर होते हैं, यानी कि एक्स वाई हो गया। ठीक है ना। ये क्या हो गए, दो चर। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है कि जोड़ा होना चाहिए, जो भी हो समीकरण, जैसे जो भी बनेगा वो क्या होना चाहिए, जोड़े के रूप में होना चाहिए। अभी तो ये एक समीकरण है, कुछ इसी प्रकार से एक समीकरण और होना चाहिए, उसमें भी दो ठो चर होने चाहिए, वो भी रैखिक समीकरण होना चाहिए। ठीक है ना। तो जैसे मान लो ये 3x प्लस वाई बराबर 4, 5x प्लस 6 वाई बराबर 3, तो ये एक समीकरण हो गई, एक दूसरी समीकरण हो गई। हुई कि नहीं हुई? तो ये समीकरणों का क्या है, युग्म है। ठीक है ना। तो ये समीकरण का युग बन गया। ठीक है ना। नाम से ही सीधे पता चल रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो तो चर होंगे, रैखिक समीकरण होगा, और वो भी जोड़े के रूप में होंगे। ठीक है ना। अब देखो, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि ये 3x प्लस वाई बराबर 5 एक समीकरण था, इसके हल कितने हो सकते हैं, अनंत। ये जो हम लोग जांच किए हैं, ये क्या है, हल है, इसके सैल्यूशन है। ठीक है ना। तो कितने हल हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। लेकिन जब समीकरण दो हो जाएगी तो फिर उसके हल कितने होंगे? तो इसके हल होने के लिए तीन तो कंडीशन है। कितनी कंडीशन? तीन कंडीशन है। चलो पहले इसको मिटा देते हैं, फिर इसके बाद। ठीक है। अब देखो क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहली समीकरण हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत? ये दूसरी समीकरण हो गई, a2x प्लस b2y प्लस C2 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण हो गया। ये तरीका होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग को लिखने के लिए। ठीक है ना। ये उसका व्यापक रूप है। व्यापक रूप का मतलब होता है फॉर्मेट, यानी इस फॉर्मेट में वो सेटअप होगा, जो भी समीकरण होगा वो इस फॉर्मेट में सेटअप होगा। फर्क इतना हो सकता है, जैसे मान लो C1 को बराबर के उधर ले जाए, C2 को बराबर के उधर ले जाए, तो उसके कुछ ना कुछ मान हो सकते हैं। है तो ये क्या, अचर राशि है, कांस्टेंट है। ठीक है ना। तो ये इस तरीके में होता है। एक समीकरण हो गई, दूसरी समीकरण हो गई। ठीक है। अब इसके हल कितने होंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण के तो अनंत हल होते थे, लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों का हल कितना होगा, उसके लिए तीन कंडीशन होती है। कौन कौन सी?
या तो एक हल हो सकता है, क्या हल हो सकता है, एक। जिसका हल एक होता है उसको अद्वितीय हल कहते हैं। क्या कहते हैं, पढ़े रहे होंगे तो, ठीक है ना, अद्वितीय हल। यानी कि समी जो हल होंगे उनके, यानी एक्स और वाई के जो मान होंगे वो सिर्फ एक ही आएंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। दूसरा हल क्या हो सकता है, अनंत हल हो सकते हैं। कितने हल हो सकते हैं, अनंत, अनंत हल होंगे। और तीसरा हल क्या हो सकता है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होंगे, ठीक है ना। तीन कंडीशन बन सकती है, एक तो एक हल हो सकता है, दूसरे में बहुत सारे हल हो सकते हैं, और तीसरे में या तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक हल कब होगा, जैसे अद्वितीय हल कब होगा, उसके लिए कंडीशन बनाई गई, शर्त जिसको कहते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी शर्त कब आएगी, तो हमको पता चलेगा कि इसमें एक हल होगा बिना इन सवालों को हल किए, ठीक है ना। अभी क्या है, पहचान करना है कि कौन से में कौन सा हल होगा, ठीक है ना, कि अद्वितीय हल कब आएगा, अनंत हल कब आएगा, कोई हल नहीं होगा, तब क्या स्थिति बनेगी। देखो, इसके लिए एक शर्त ये है कि इनको हम तुलना करें, समीकरण एक और समीकरण दो का तुलना करें। तुलना करने का मतलब भाग दे देना। जब मान लो समीकरण एक में समीकरण दो का भाग दे देंगे तो एक्स से एक्स तो कट जाएगा, क्योंकि वो तो दोनों सेम है। बचेगा कितना, a1 बच जाएगा और a2 बच जाएगा, ठीक है ना। तो कितना बच गया, a1 अपान a2, ठीक है ना। a1 बच गया और क्या बचा, a2। ऐसे जब इसकी तुलना करेंगे तो y से y कट जाएगा और b1 बच जाएगा और क्या बच जाएगा, b2। ये हो गया b1 अपान, ठीक है ना। a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो, यदि ये दोनों बराबर नहीं हुए, a1 अपान a2 का मान b1 अपान b2 के मान के बराबर नहीं हुआ, तो यहीं से हमको पता चलेगा कि जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा, ठीक है ना। यानी ये बराबर नहीं होगा। बराबर कैसे, जैसे मान लो ये 1/3 आ गया और ये 5/6 आ गया, कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन बराबर नहीं होने चाहिए। क्या ये बराबर है 1/3 और 5/6, किसी भी एंगल से बराबर नहीं दिख रहा है, तो फिर ये कौन सा हल हो जाएगा, तो अद्वितीय हल कब होगा, जब a1 अपान a2 बराबर नहीं होगा b1 अपान, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें। दूसरे कंडीशन में चलते हैं कि अनंत हल कब होगा, ठीक है ना। अनंत हल कब होगा, जैसे a1 अपान a2 जब तुलना करेंगे तो आ जाएगा, और b1 अपान b2 आ जाए, और बराबर c1 अपान, ये तीनों बराबर हो जाएं। क्या होना चाहिए, तीनों बराबर होने चाहिए। यानी कि a1 a2 का मान लो 1/2 आता है, तो b1 अपान b2 का भी मान 1/2 आना चाहिए, और c1 अपान c2 का भी मान कितना आना चाहिए, यानी कि तीनों बराबर होने चाहिए। तीनों कैसे होने चाहिए, a1 ओवर अपान a2 b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, यानी तीनों बराबर होंगे। तब हमको पता चलेगा कि जो समीकरण दिए हैं उनका हल अनंत हल होगा, यानी बहुत सारे x और y के मान हो सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने x का मान और y का मान रख के चेक किया था, एक रखेंगे तो इतना आ जाएगा, दो रखेंगे तो इतना आ जाएगा, तीन रखेंगे तो इतना आ जाएगा, ऐसे करके आता जाएगा। तो ऐसे इसमें भी होगा, अनंत हल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, कोई दिक्कत इसमें। कब होगा अनंत हल, जब a1 अपान a2 बराबर होगा b1 अपान b2 के, और वो भी बराबर होगा, ठीक है। आगे कोई हल नहीं होगा, कब नहीं होगा कोई हल, जैसे जब हम तुलना करेंगे तो a1 अपान a2 का मान बराबर हो जाएगा b1 अपान b2 के, लेकिन जो c1 अपान c2 का मान है वो बराबर, ये दो तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये तीसरा वाला c1 अपान c2 का मान बराबर, तो फिर ये कैसे हल होंगे, यानी इसका कोई भी हल संभव नहीं है। चाहे x और y के मान कुछ भी रख लें, कभी भी आने वाला नहीं है। जैसे एग्जाम्पल इसका ले लो कि x प्लस वाई बराबर, यदि हम 5, ठीक है ना, कुछ ऐसे समीकरण x का मान रखें y का मान रखें 5 आ जाएगा, लेकिन है ये किसके लिए, दो युग्म के लिए है, युग्म के लिए है, एक समीकरण तो और चाहिए।
तो मान लो हम इसको कहते हैं कि x प्लस वाई बराबर 6 हो गया। अब देखो x और y का मान हम जब रखेंगे तो 5 तो आ जाएगा, तो x और y के मान वही हमको 5 देगा क्या, वही हमको 6 भी दे सकता है? दो तो मान तो दे ही नहीं सकता, या तो 5 ही आएगा या तो 6 आएगा, 6 आएगा तो 5 नहीं आएगा, 5 आएगा तो फिर ये देखो A1/A2 बराबर है, B1/B2 बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो ये होता है कोई हल ना होने की शर्त है। कब नहीं होंगे? जब C1/C2 इनके बराबर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत इन तीनों कंडीशन में कि अद्वितीय अच्छा ये कौन से हल हैं? बीज गणितीय हल हैं। कैसे हल हैं? बीज गणितीय हल, बीज गणितीय हल, ठीक है ना। एलजेब्रा जिसको कहते हैं, एलजेब्रा एक्सप्रेशन। अद्वितीय हल हो गया, अनंत हल हो गया, कोई हल नहीं, तीन शर्तें लगी, ठीक है ना। ऐसे ग्राफी हल भी होता है। कैसे, क्या होता है? ग्राफी हल, ग्राफी हल, ठीक है ना। तीन कंडीशन इसमें भी होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है प्रतिच्छेदी, प्रति प्रतिच्छेदी, दूसरा होता है संपाती, और तीसरा होता है समांतर, ठीक है ना। ठीक है ना। ग्राफी विधि में कितने हल होते हैं? इसमें भी तीन ही हल होंगे। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा प्रतिच्छेदी, दूसरा होता है संपाती, और तीसरा होता है समांतर, ठीक है ना। प्रतिच्छेदी कब आएगा? जैसे समीकरण जो अद्वितीय हल जिनका होगा, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उनका प्रतिच्छेदी हल आएगा और प्रतिच्छेदी ग्राफ आएगा। प्रतिच्छेदी का मतलब ये होगा कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उसमें दो रेखाएं आएंगी, ठीक है ना। ग्राफ ऐसे बनाते थे, एक एक्स एच और एक एक्स डैश, और ये वाई और ये वाई डैश हो गया, ठीक है ना। दो समीकरण के लिए दो ठो लाइन आएगी, तो दोनों कैसे होने चाहिए? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करना चाहिए। प्रतिच्छेद का मतलब काटना चाहिए कहीं पे, ठीक है ना, काटेगा। ऐसे ही मान लो एक तो हो गया और एक ऐसे हो गया, तो इस बिंदु पर क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। प्रतिच्छेद मतलब काटना, ठीक है। कोई दिक्कत? तो जब इस प्रकार का ग्राफ बनेगा हमारा, तो हम कहेंगे कि ग्राफ हमारा कैसा है, ठीक है ना। ये इस प्रकार का, मान लो इस बिंदु पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं, मिलते हैं, तो फिर ग्राफ कैसा होगा? दूसरे वाले में जैसे संपाती हमारा कब बनेगा? संपाती जैसे मान लो ये एक हमारा वो हो गया, समीकरण का लाइन आ गई, और दूसरी भी इसी के ऊपर आना चाहिए। संपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक, किसी भी वस्तु के, यानी कि ये रेखा है तो इसके ऊपर एक और रेखा आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, मान लो ये दूसरी रेखा भी इसी पे है, तो फिर हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? संपाती। और समांतर कब बनेगा? जब सीधा सीधा एक ऐसे हो और एक ऐसे हो। समांतर का मतलब भी यही होता है कि उनके बीच की दूरी समान हो, और उनके आगे और या पीछे चाहे जितना भी बढ़ा दें, लेकिन एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो फिर वो समांतर होता है, ठीक है। ऐसे संपाती का हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? ग्राफ कैसे कैसे बनेगा? यदि इस टाइप का बना तो कैसा ग्राफ, अगर इस टाइप का बना तो कैसा, और ये बना तो, ठीक है ना। इसमें भी तीन तो कंडीशन हो गई, ठीक है ना। अब देखो समीकरण हम कैसा लेंगे कि हमारा ये आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला तो बता ही दिए कि इस प्रकार का कुछ समीकरण होगा तो ये आएगा, लेकिन इनका समीकरण कैसा होगा तो फिर कैसे आएंगे? देखो प्रतिच्छेदी कब आएगा, यानी अद्वितीय हल कब होगा? जैसे मान लो कोई भी समीकरण ले लें, लेकिन तीनों क्या होने चाहिए? बराबर नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, 3x प्लस 4y बराबर 2, ठीक है। फिर 5x प्लस 3y बराबर, कुछ भी ले लें, कोई जरूरी नहीं है कि वो होना चाहिए, लेकिन ऐसा समीकरण हम बना रहे हैं ताकि अद्वितीय हल हो जाए, ठीक है ना। अब देखो यहां से जब हम तुलना करेंगे तो A1/A2 का मान कितना आ गया? 3/5, एक्स से एक्स कट गया, और ये A1 का मान और ये A2 का, ये A1 का मान और ये A2 का मान,
पहले समीकरण देखो अभी लिखे ना, a1x प्लस b1y प्लस c1, यानी सब में पहला पहला होगा a1 b1 c1। दूसरे के लिए a2 b2 c2। तो ये हो गया a1 का मान, ये हो गया b1 का मान, ये हो गया c1 का मान, ये हो गया a2 का मान, ये हो गया b2 का मान, और ये हो गया, ठीक है ना। तो a1 a2 का क्या कितना मान आया, 3/5। और b1 अपान b2 जब तुलना करेंगे तो 22 से 22 कट जाएगा, और 4 बटा कितना आ गया, कोई दिक्कत। और c1 अपान c2 का मान कितना आ गया, 2/6। देखो ये कट पीट करके अब काट भी देंगे, जहां कटने वाला होगा उसको काट देंगे, तो बचेगा कितना, 1/3, 2 तिहाई 6। तो इसका मान कितना आया, 1/3। अब देखो क्या ये कोई बराबर है, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब होगा कि a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के। यानी कि यदि बीज गणितीय में हल पूछेंगे तो अद्वितीय हल होगा, और ग्राफी विधि में पूछेंगे तो कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। ठीक है, कोई दिक्कत, ये है। अब देखो जैसे अनंत हल वाले के लिए समीकरण लिख लें, इसके लिए यहाँ पे लिख देते हैं कि 3x प्लस 2y बराबर 5। ठीक है, फिर 6x प्लस आना चाहिए वही 6x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है ना। अब देखो ये एक समीकरण है। अब यहाँ से 3x प्लस 2y बराबर, देखने में तो क्या दिख रहा है, अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ से हम दो को कॉमन निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, कॉमन निकालना। कॉमन निकालने का मतलब कि भाग दे देना। तो 2 का भाग इसमें दे देंगे तो 3x ये भी बन जाएगा। ये मान लो समीकरण 1 हो गया। ये समीकरण थोड़ा सरल हो रहा है तो सरल कर लेंगे, 2 कॉमन निकाल देंगे तो 3x प्लस 2y बराबर 2×5 = 10, यानी कि 2 का भाग दे दिए। दिए कि नहीं दिए, ये समीकरण कितना बन गया, 2 बना, समीकरण 2 बन गया। अब देखो 3x प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर, दोनों समीकरण तो सेम सेम हो गई। सेम सेम होने का मतलब ये है कि a1 अपान a2 का मान 3, इसका भी मान 3, b1 अपान b2 का मान 2, इसका भी मान 2, c1 अपान c2 का मान 5, तो इसका भी मान 5। यानी सब के सब क्या है, सब के सब बराबर हैं। यहां से भी करते तब पर भी बराबर आता, अगर सरल ना करते तब पर भी वही आता है, फिर काटना पड़ता। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने काटा है तो ऐसे यहाँ पे भी काट देते, तो 1/2 1/2 1/2 आ जाता, तो तीनों तो बराबर हो जाते। तो जब बराबर होंगे तो हल हमारा अनंत होगा, ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, समपाती। ठीक है ना, कोई दिक्कत। इतनी चीजों को समझने के लिए, यानी कि यदि इतनी चीजें समझ में आ गई होगी तो 2 नंबर ऑब्जेक्टिव वाले कंफर्म। ठीक है ना, कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखो एक चीज और होती है, क्या, संगत और असंगत, संगत हल और असंगत हल। ठीक है ना। तो जिनका हल होता है उनको संगत हल कहते हैं। जिस समीकरण का हल निकलेगा उसको संगत हल कहेंगे, और जिस समीकरण का हल नहीं होगा उसको, तो इनमें से 2 का तो हल हो रहा है और एक का हल, तो जिनका जिनका हल संभव है उनको संगत हल कहेंगे, और जिनका जिनका हल असंभव है उसको असंगत कहेंगे। तो ये संगत हल, इसका भी हल आ रहा है तो ये भी संगत हल, और इसका भी हल नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, असंगत हल। ठीक है ना। और ये कैसे हैं, संगत हल, ये भी वैसे संगत हल। कोई दिक्कत इतने में, संगत हल, असंगत हल, अद्वितीय हल, अनंत हल, कोई हल नहीं, प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर। कोई दिक्कत है इतने में, चलो ये लिख लो, ये जो समझ में आए। इसके बाद फिर आगे x प्लस, बोलो थोड़ा क्या है, x है पहले, x प्लस, हाँ हाँ, फिर 2x प्लस, ये है। ठीक है ना। अब देखो इसमें समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2।
अब इसका बताना है कि ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है ना, ग्राफ बनाना है। ठीक है, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण एक के लिए पहला काम क्या, समीकरण एक के लिए एक क्या है, x प्लस 3y बराबर 6। हम लोग पढ़े थे कि जब ग्राफ बनाना होता है तो इस प्रकार से एक डिब्बा बना लेते हैं और उसमें x और y के मान लिखते हैं, यानी x का मान रखते हैं और y का मान अपने से आ जाता है, x का मान रखते हैं और y का मान, तो समीकरण एक के लिए है ये। तो मान लो x का मान क्या रखते हैं, सबसे पहले 0, तो x बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर, 0 रख दें। देखो मान कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे, x का मान अपने से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी छोटी से छोटी संख्या सोचना है ताकि ग्राफ हमारा छोटा बने, ये नहीं कि बहुत बड़ा बन जाए। ठीक है, तो छोटा ग्राफ बनाने के लिए तो देखो सबसे पहले क्या रख दिए, 0, तो 0 x का मान रखेंगे तो 0 प्लस 3y बराबर 6। अब ये 0 हो गया पूरा, 3 जो है बराबर के उधर जाएगा, यानी ये क्या आ गया, 3y बराबर 6, 3 गुणे में है उधर जाएगा तो भाग में, तो 6/3 यानी कि y बराबर 3 एकम 3, 3 दूना, y का मान कितना आया, 2, तो ये आ गया 2। x का मान 0 रखे, y का मान आ गया। फिर आगे क्या करेंगे, x का मान कितना रख लें, x का मान 6 रखने पर, 6 रखें तो रख दें, तो 6 प्लस 3y बराबर 6, तो 6 इधर प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3y बराबर 6 माइनस 6, 3y बराबर 0, और 3 उधर भाग में जाएगा तो y का वही मान कितना आ जाएगा, 0। ठीक है ना, एक लाइन और कर दें तो y बराबर हो जाएगा ये 0/3, तो y बराबर, ठीक है, तो कितना आया, 0 आ गया। ठीक है ना, x का मान 0 रखे तो 2 आया, x का मान 6 रखे तो सिर्फ ये 2 ही बार करना है, ऐसा कितनी बार करना है, 2 बार। ये समीकरण एक के लिए हो गया। इसी प्रकार से कर लें समीकरण दो के लिए, समीकरण दो के लिए जब 2 के लिए करेंगे तो क्या है, ये 2x माइनस 3y बराबर 12, ये हो गया। अब देखो ऐसे डिब्बा इसमें भी बना लें एक तो, x का मान अपने से रखना है, y का आएगा, तो x का मान सबसे पहले क्या रख लें, 0 रख लें, तो कितना होगा, 2 × 0 माइनस 3y बराबर 12। अब देखो 0 दो, 2 में 0 का गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 3y बराबर 12, तो माइनस 3 को उधर ले जाओ, गुणे में है तो भाग में हो जाएगा, तो y बराबर 12/-3, तो y बराबर कितना आ गया, 3 चौ -4। ठीक है ना, तो y का मान कितना आ गया, -4। फिर x का मान क्या रखें, x का मान अब क्या रखें, तो देखो 2x माइनस 3, 3y बराबर 12, तो 6 रख सकते हैं, तो ये 12 हो जाएगा, उधर भी 12। ठीक है, 6 दूना 12, 6 ही रख लें, x बराबर कितना रख लें, 6 रखने पर, तो ये हो जाएगा 2 × 6 माइनस 3y बराबर 12, तो 6 दूना 12 माइनस 3y बराबर 12, उधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो -3y बराबर 12 माइनस 12, तो -3y बराबर 0, तो y बराबर 0/-3, यानी कि y बराबर, तो y का मान कितना आ गया, कितना रखे, 6, और ये रख दिए 0 आ गया। कोई दिक्कत, अब देखो ग्राफ बनाने के लिए दो अक्ष बनाएंगे, कितने, यहाँ पे बना देते हैं ग्राफ, ये हो गया एक्स एच, ये बाई ए एक्स डैश, और ये यहाँ 0, फिर 1 2 3 4 5 6, और ये 7, 7 से 6 से ज़्यादा तो गए ही नहीं है। ठीक है, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, इधर
इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इधर -1 -2 -3 -4 -5 और ये, ठीक है ना। ये इस प्रकार से एक्स अक्ष और वाई अक्ष बन गए, ठीक है। अब देखो पहले समीकरण के लिए एक्स 0 और वाई बराबर 2 देखना है कहाँ पे होगा। तो एक्स बराबर 0 तो 0 तो यहीं पे होगा, और बाई में कितना है 2, तो बाई में 2 कहाँ पे मिलेगा, ये, यानी एक बिंदु ये वाला जो है वो कितने का हो गया, 0,2 का। हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे एक्स अक्ष पे देखते हैं और वाई अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे 0 यहीं पे होगा, 0 चाहे एक्स अक्ष पे हो चाहे वाई अक्ष पे, एक ही जगह होगा जिसको मूल बिंदु कहते हैं। तो ये 0 हो गया, और ये वाई बराबर 2 यहाँ पे मिला तो एक बिंदु यहाँ पे मिल गई। दूसरे के लिए एक्स बराबर 6 और वाई बराबर 0, तो वाई बराबर 0 तो यहीं पे होगा। फिर 6 देखेंगे कि एक्स बराबर कहाँ है, तो 6 सीधा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखो इसको एक सीधी रेखा से मिला देना है, ठीक है ना। मिला देंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, मान लो सीधा मिलाना है, ठीक है। पटरी वटरी से मिलाएंगे तो एकदम सीधी आएगी। ये कितने का, किस समीकरण का रेखा है, x+3y, तो लिख दिए x+3y बराबर 6। अब दूसरे के लिए भी ऐसे ढूंढे तो कहाँ है, x बराबर 0 और y बराबर, तो x बराबर 0 यहाँ पे हो जाएगा और y बराबर -4। यहाँ पे तो बिंदु ये मिल गया, ये कितने का है, 0 -4 का, ठीक है। फिर दूसरे के लिए x बराबर 6 और y बराबर, तो x बराबर 6 कहाँ है, ये हो गया, और y बराबर 0 ये हो गया। तो ये वाला बिंदु तो एक ही चीज मिल रहा, ठीक है ना। तो x बराबर 0 y बराबर 6, ये पहले समीकरण के लिए भी है दूसरे के लिए भी है। अब देखो इनको सीधे मिला देना है, तो सीधे जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से, ठीक है ना। ये किसका हो गया ग्राफ, रेखा 2x-3y बराबर 12, ठीक है ना। अब देखो ये जो रेखाएं हैं एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यानी हमारा ग्राफ कैसा बना है। अतः हमारा ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखाएं दर्शाती हैं, कैसी दर्शाती हैं। हाँ, तो कुछ भी देखो x और y के मान कुछ भी रखोगे तब पर भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा, सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, कोई उसमें फर्क, चाहे मान कुछ भी रख लो बनेगा तो ऐसे ही, ठीक है ना। तो ये हो गया। लास्ट में लिख देंगे कि अतः दिए गए समीकरण के ग्राफ प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी रेखा या फिर रेखाएं दर्शाती हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत, यही बताना था। इसमें कोई जहां कुछ ना समझ में आया हो तो बताओ, फिर से बता देते हैं दोबारा, ठीक है ना। समीकरण है पहला, दूसरा समीकरण एक के लिए x का मान रखोगे 2 बार, चाहे कुछ भी रखो तो y का मान आ जाएगा। फिर ऐसे समीकरण 2 के लिए भी 2 बार करेंगे, x का मान रखेंगे, y का मान अपने से आ जाएगा। फिर ये बना लेंगे, ये ग्राफ बनाने के बाद x अक्ष और y अक्ष बना लेंगे। फिर उनको ढूंढेंगे कि कौन सा बिंदु, जैसे इसमें 0 और 2 ढूंढ लिए, 6 और 0 ढूंढ लिए, उनके लिए भी ऐसे ढूंढ लेंगे, फिर सबको मिला देंगे। इसके लिए मिला लेंगे पहले, फिर उसके लिए भी। तो जहां पे प्रतिच्छेद करेगा तो प्रतिच्छेदी, अगर मान लो एक ही रेखा पर आ गया तो संपाती, या फिर बराबर बराबर आया सीधा सीधा तो फिर समांतर, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें, चलो।